हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि लोग अपना लीडर खुद ही इलेक्ट करते हैं। लेकिन वहीं से सबसे बड़ी समस्या की शुरुआत भी होती है जब वही लीडर्स खुद क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व मिलते हैं। जी हाँ, एक डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि करीब 44% एमपीज और एमएलए ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल ट्रायल्स चल रहे हैं। मतलब जो लोग लॉ बनाने के लिए बैठे हुए हैं वही लोग लॉ को वॉयलेट कर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। एनएन वोरा कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से पहले ही एक्सपोज कर दिया गया था कि पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और माफियाज का एक बहुत बड़ा नेक्सस एग्जिस्ट करता है। और आज भी वही कहानी देखने को मिलती है। इसी बैकड्रॉप में आता है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, जो कहता है कि भैया चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, अगर इन लोगों के ऊपर किसी भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस लगते हैं जिसके तहत ये लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उस ऑफेंस की पनिशमेंट 5 साल या उससे अधिक होती है, तो 31वें दिन तत्काल प्रभाव से इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो इनका ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। और ये बिल काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारे पास पहले से भी कोई ऐसे प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, इस बिल के माध्यम से कौन कौन से बदलाव लाए जा सकते हैं, इस बिल के फेवर और अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। लास्टली हम कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे समय से कह रहा है कि पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन को कर्ब करने की आवश्यकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस बिल को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे उन प्रोविजंस के बारे में जिनके माध्यम से मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 75 के बारे में। तो अगर आपने आर्टिकल 75 पढ़ा है तो वहां लिखा जाता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 क्या कहता है? रिमूवल के बारे में कहता है। तो कहते हैं अगर कोई भी मिनिस्टर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहता है, तो जैसे वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है उनकी मिनिस्टरशिप वहीं पे सीज हो जाती है। तो ये बात हो गई रिमूवल की। अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 102। तो 102 का क्लॉज 1 कहता है कि देखो भाई, अगर कोई पर्सन मेंबर है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर ये दिए गए 5 ग्राउंड्स में से कोई भी एक ग्राउंड सेटिस्फाई होता है। तो पहला ग्राउंड कहता है कि अगर वो पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट के तहत, तो उस व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन तो निश्चित है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। कह रहे हैं कि मान लीजिए आप कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं जिसके लिए पार्लियामेंट ने बाय लॉ बताया है कि हाँ, आप इसे होल्ड कर सकते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर ऐसा पार्लियामेंट ने किसी लॉ के तहत स्पेसिफाई कर लिया है, कर रखा है, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकेंड प्रावधान में कहा जा रहा है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया है तो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन निश्चित है। थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं। फोर्थ में कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप को सीज करके किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने किसी लॉ के तहत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो आपको आर्टिकल 102 के तहत भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 102 कहता है, उसका क्लॉज 1 कहता है। जब आप क्लॉज 2 पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है कि आप किसी भी पर्सन को
डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसके तहत? 10th शेड्यूल के तहत, जो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो ये तो बात हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। अब हम बात करेंगे किसी अदर लॉ की, जिसमें हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। जब हम इसके सेक्शन नंबर 8 को पढ़ते हैं तो उसका सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई पर्सन का कन्विक्शन हो गया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें पनिशमेंट 2 साल या उससे अधिक है, तो जिस दिन उसका कन्विक्शन होता है उसी दिन उस व्यक्ति को हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। याद रहे कि जब तक वो कन्विक्टेड रहेगा तब तक तो डिस्क्वालीफाई रहेगा ही रहेगा, लेकिन कन्विक्शन खत्म होने के बाद फिर से उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 के बारे में। तो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 कहता है कि देखो कोई बात नहीं, आपको 8(3) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आपको 3 महीने का प्रोटेक्शन पीरियड देते हैं, जिसके तहत आप क्या करेंगे, आप उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। और जब तक का वो समय है, मतलब 3 महीने का जो समय है, उस समय आप अपनी मिनिस्टरशिप की पोस्ट होल्ड करेंगे। तो लिली थॉमस केस आया 2013 में, उसने 8(4) में जो बात लिखी गई है, सेक्शन 8(4) को स्ट्रक डाउन करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बोला कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है 8(3) के तहत, मतलब आपको कन्विक्ट किया गया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें पनिशमेंट 2 साल या उससे अधिक है, तो भाई कोई बात नहीं, कन्विक्शन हुआ तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तुम्हें कोई भी वेटिंग पीरियड की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन कन्विक्शन होगा उसी दिन इमीडिएटली आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ऐसा बात करता है लिली थॉमस केस। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें कहते हैं कि जो भी मिनिस्टर के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे उनका ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। तो ये बिल कहता है कि देखो भाई, कोई मिनिस्टर साहब हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, फिर उनको कंटिन्यूअसली 30 दिन के लिए डिटेन करके रखा गया है, मतलब जेल में रखा गया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट 5 साल या उससे अधिक है, तो 31वें दिन उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उनका ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा उनके पोजीशन से। अब बात आती है कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, तो रिमूवल कौन करेगा? तो ये बिल कहता है कि रिमूवल भी प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। अपॉइंटमेंट वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं, तो रिमूवल भी वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही करेंगे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस नहीं दिया कि फला फला लोगों को रिमूव कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हैं किसी भी ऐसे मिनिस्टर को जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के एलिगेशंस लगे हैं। यही बात आती है स्टेट लेवल के लिए भी। स्टेट लेवल में पावर किसके पास है? गवर्नर साहब के पास पावर है। तो जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो एडवाइस किसको देंगे? गवर्नर साहब को देंगे कि भैया इन मिनिस्टर्स को आप रिमूव कर दीजिए। ऐसा ही प्रावधान आएगा यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बिल के तहत आर्टिकल नंबर 75 को अमेंड किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 164 को अमेंड किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 239AA को अमेंड किया जाएगा। इन 3 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाया जाएगा इस बिल के माध्यम से। इसके बाद कहते हैं कि कौन कौन सी ऑफिस टारगेट हो रही है, तो पहले भी बता दिया गया कि ये बिल प्राइम मिनिस्टर पे अप्लाई होता है, यूनियन लेवल पे जितने मिनिस्टर्स हैं उन पे अप्लाई होता है, स्टेट लेवल पे जितने मिनिस्टर्स हैं उन पे अप्लाई होता है, चीफ मिनिस्टर पे अप्लाई होता है, और यूनियन टेरिटरीज में भी जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये बिल अप्लाई किया जाएगा। इस बिल के प्रावधान अप्लाई होंगे। उसके बाद कहते हैं कि इस बिल में ना डिटेंशन की बात हो रही है, कन्विक्शन की बात नहीं हो रही है। याद करिए, जब हमने सेक्शन नंबर 8 का सबसेक्शन 3 पढ़ा और लिली थॉमस केस के बारे में पढ़ा, तो वहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी ऑफेंस के तहत कन्विक्ट किया जा रहा है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है? 2 साल या उससे अधिक है, तो जैसे ही आपका कन्विक्शन होगा वैसे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन ये बिल किसके बारे में बात करता है? ये बोलता है कि ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन के बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मतलब एलिगेशंस लगे, आपको 30 दिन तक डिटेन करके रखा गया, तो आपका रिमूवल निश्चित है। तो ये बिल बात करता है डिटेंशन के बारे में, कन्विक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये बिल कहता है कोई बात नहीं, अगर आप एक्विट हो जाते हैं ना, तो हम आपको रीअपॉइंट भी कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस बिल में कह रहे हैं कि हम
आपको रिमूव तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं वो सारे चार्जेस हट जाते हैं, आप एक्विट हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोविज़न है रीअपॉइंटमेंट का भी उन मिनिस्टर्स के लिए। आगे बात करते हैं कि इस फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्या है। तो देखो, अगर आपने इस बिल का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा हुआ है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना है। मतलब इनका कहना है कि अगर कोई मिनिस्टर है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, 30 दिन के लिए डिटेन करके रखा गया है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के जो प्रोविजंस हैं उन्हें हिंडर कर रहा है। हमारे पास कोई ऐसा नेता होना चाहिए, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये है कि जिन्हें भी हम इलेक्ट करते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। उनका कैरेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बियॉन्ड रे ऑफ सस्पिशन होना चाहिए, उनके पीछे कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि ऐसे लीगल फ्रेमवर्क के तहत हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करेंगे और पब्लिक ट्रस्ट को और मजबूत करेंगे, पब्लिक ट्रस्ट को जीतने की कोशिश करेंगे। इसीलिए भी इस फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गैप को एड्रेस करने के लिए इस लीगल फ्रेमवर्क को लाया जा रहा है। मतलब कहने का यही है कि हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है जिनके माध्यम से किसी प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का या मिनिस्टर का ऑटोमेटिक रिमूवल हो सके। इसीलिए इस लीगल फ्रेमवर्क के तहत, इस बिल के तहत हम आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 164, आर्टिकल नंबर 239AA को अमेंड करेंगे। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। थर्ड पॉइंट में कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्व करना है। इनका कहना है कि देखो, जब हमारे लीडर्स के ऊपर कोई ग्रेव एलिगेशंस लगते हैं तो भी वो हमको गवर्न करते हैं, मतलब वो जेल से सरकार चलाते हैं। और ऐसा हुआ भी था दिल्ली लीकर केस में, सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे थे। तो कहा जा रहा है कि जब हमारे पास क्लियर स्टैंडर्ड होंगे रिमूवल के लिए, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे होंगे, वो जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। इसीलिए पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन को कर्ब करने के लिए भी हमें ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। फिर कहते हैं ड्राइंग अ पैरेलल विथ ब्यूरोक्रेट्स। तो कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई भी सिविल सर्वेंट है, वो अगर 48 घंटे के लिए भी अरेस्ट होता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जो इलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट हैं उनके लिए भी ऐसे ही प्रावधान होने चाहिए। अगर उनको अरेस्ट किया जा रहा है 30 दिन के लिए, तो टेम्पररी पीरियड के लिए कम से कम उन्हें अपनी उस पोजीशन से विड्रॉ कर लेना चाहिए। लास्टली बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग अकाउंटेबिलिटी। तो कहते हैं कि देखो, अगर आपको 30 दिन के लिए डिटेन करके रखा गया है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप बेल ले सकते हैं, आप खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 30 दिन का समय आपको कम लगता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं वो काफ़ी सीरियस नेचर के हैं। आगे बात करेंगे कि इस बिल को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आशा करती हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस बिल में कहा जा रहा है कि देखो भाई, जो हमारा लीगल प्रिंसिपल है ना, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, इस प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है ये बिल। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जब तक किसी व्यक्ति का गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता है, प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक वो व्यक्ति इनोसेंट होता है। और यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगते ही आप उसको बोलते हैं कि आप अपनी पोस्ट से हट जाइए, आपको हम रिमूव कर देते हैं आपकी पोस्ट से। तो कहीं ना कहीं आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले लीगल प्रिंसिपल को चैलेंज कर रहे हैं इस बिल के प्रोविजंस के माध्यम से। फिर कह रहे हैं, अपोजिशन का कहना है, अपोनेंट्स का कहना है कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने की बात कर रहे हो ना, ये बस एक एक्सक्यूज है। आप इस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हायर पोजिशंस पे मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजंस हैं इम्पीचमेंट जैसे। तो ऐसे लॉज की क्या आवश्यकता है, ऐसा अपोनेंट्स का कहना है। फिर कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए इस लॉ को लेकर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि देखो भाई, इसको जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी ना, वो वेपन की तरह यूज़ कर सकती है। कैसे? जिसकी सरकार सत्ता में होगी, मतलब जिसकी सरकार सेंटर में होगी, वो स्टेट के किसी भी मिनिस्टर्स के तहत किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगवा सकते हैं। ईडी या सीबीआई के माध्यम से उनको डिटेन करा सकते हैं, उनको अरेस्ट करा सकते हैं, और फिर उनको बोलेंगे कि भैया आप 30 दिन के बाद 31वें दिन अपनी उस सीट को छोड़ दीजिए, वरना आपका ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। नहीं भी छोड़ेंगे तो भी ऑटोमेटिक रिमूवल। तो 31
25वें दिन होना ही होना है। तो कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए भी इन प्रावधान को लाया जा रहा है, इस बिल को लाया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि लैक ऑफ सेफ गार्ड्स हैं इसमें। कह रहे हैं कि इस बिल को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपने बता तो दिया कि रिमूवल करना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पोटेंशियल मिसयूज करता है उन प्रोविजंस का तो उसके लिए आपने कोई भी सेफ गार्ड को प्रोवाइड नहीं किया है। इसके बाद कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉज या जजमेंट्स है ना, जैसे सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, और हमारे पास लिली थॉमस केस में जो जजमेंट आया था वो है। तो कहते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, एग्जिस्टिंग जजमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं इन प्रोविजंस के वजह से, इस बिल के वजह से। क्योंकि 8(3) में हमने क्या पढ़ा था कि कन्विक्शन होगा तभी डिस्क्वालिफिकेशन होगा, और इस बिल में हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ डिटेंशन के ड्यूरेशन के बेसिस पे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि जो ये 30 दिन का प्रावधान आपने रखा है कि 30 दिन का डिटेंशन पीरियड है, ये आर्बिट्ररी नेचर का है, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, ये बिल्कुल बेसलेस है, ऐसा लोगों का कहना है। इस वजह से इस बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में जो इस बिल को फेवर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ध्यान में रखें सिटीजन्स के राइट को, तो हर सिटीजन यही चाहता है कि जो उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनका कैरेक्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, बियॉन्ड रे ऑफ सस्पिशन हो, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना हो, उनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। तो ये हर सिटीजन का अधिकार है कि जो भी व्यक्ति उनको गवर्न कर रहा है, जो भी उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बिल्कुल साफ सुथरे कैरेक्टर का हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करे, वो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हिंडर ना करे। सेकेंड पॉइंट में कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो कहते देखो भाई, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो चूज करेंगे कि कौन कौन सा व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है। तो कम से कम अच्छी चॉइसेस रखिए। आप ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ना चूज करिए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हो, जिसका इंटेंट अच्छा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप चूज ना करिए। कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन के बारे में। तो कह रहे हैं देखो भाई, हमारे आर्टिकल 75 में कहीं पे भी ये क्लियरली मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से ऑब्लिगेशन है पीएम के ऊपर कि जब भी वो किसी भी व्यक्ति को चूज कर रहे हैं कि उसका अपॉइंटमेंट हो एज अ मिनिस्टर, और उसके अपॉइंटमेंट के लिए वो पीएम को एडवाइस भी प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भी करते हैं, तो पीएम साहब को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को वो चूज कर रहे हैं वो व्यक्ति अच्छे कैरेक्टर का हो, उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। मतलब जो चीज़ें मैं पहले से बोलती आ रही हूँ वही सारी चीज़ें इसमें भी हो, तभी गुड गवर्नेंस हो पाएगा। अदरवाइज कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा तो वो क्या ही गुड गवर्नेंस करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है लैटिन मैक्सिम सेलेस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स, जो कहता है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। तो कहते हैं भाई देखिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, तो वेलफेयर करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस ना करे। लॉ कमीशन की 170th रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर चार्जेस फ्रेम होने शुरू होते हैं वैसे ही उसको डिस्क्वालीफाई करो। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे इस अमेंडमेंट बिल को फेवर कर रहा है। डेटरेंस की बात करते हैं, कहते हैं अगर ऐसा प्रावधान होगा तो लोगों में डर बना रहेगा। नेपोटिज्म की बात होती है कि भाई भतीजावाद खत्म होगा। लॉ कमीशन की 244th रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का ट्रेंड बन रहा है ना, इसे भी खत्म करने की आवश्यकता है, इसीलिए लेजिस्लेचर को कुछ अच्छे लॉज लेकर आने चाहिए। तो ये भी हमारी 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को फेवर करता है। आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ जुडिशियल डिसीजंस के बारे में, जिन डिसीजंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे समय से कह रहा है कि पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन को कर्ब करने की आवश्यकता है। सबसे पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, जो ये इंडियन वोटर्स हैं ना, इनके पास फंडामेंटल राइट टू नो है, कि ये जानना चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट्स, उनका एजुकेशनल, फाइनेंशियल और क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। और इस लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से ये इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होंगे वो एफिडेविट के माध्यम से अपने फाइनेंशियल, एजुकेशनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में डिस्क्लोज करेंगे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन हुआ क्या कि एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 33B ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इस सेक्शन में कहा गया कि देखिए,
अगर आप इस तरीके से किसी भी कैंडिडेट के फाइनेंशियल, एजुकेशनल और क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में डिस्क्लोज कराएंगे तो उनकी प्राइवेसी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, प्राइवेसी इफेक्ट होगी तो इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस जजमेंट को ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी प्राइवेसी इफेक्ट होगी। तो कोई बात नहीं, हमारे सिटीजन्स के पास भी तो अधिकार है ना ये जानने के लिए कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो सेक्शन 33B में जो लिखा गया वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्टेब्लिश किए गए इस रूल को अफेक्ट कर रहा था, वॉयलेट कर रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 केस के तहत इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कहा कि देखो वोटर्स के पास फंडामेंटल राइट टू नो है अबाउट द कैंडिडेट्स और ये आर्टिकल 19(1)(a) के तहत उनको मिलता है। इसलिए कैंडिडेट की प्राइवेसी की जो बात है हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अधिकार को ओवरराइड तो हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सेक्शन 33B को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। अब आता है हमारे पास के प्रभाकरन वर्सेस P जयराजन 2005 का केस। इसमें सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के इंटेंट के बारे में बात किया गया। तो कहते हैं कि देखो भाई 8(3) में क्या कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस के वजह से कन्विक्ट होता है जिसकी पनिशमेंट 2 साल या उससे अधिक होती है तो भैया ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब सेक्शन 8(3) कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को प्रिवेंट करता है। मतलब जो लोग लॉ बना रहे हैं वही लोग लॉ ब्रेक कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए सेक्शन 8(3) हमारे पास पहले से मौजूद है और ये सेक्शन काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन को कर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था। उसके बाद हमारे पास आता है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्या कहा जा रहा है, ये इसमें 2 जजेस की बेंच बैठी थी और इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया। कहा गया कि चाहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल हो, अगर उस व्यक्ति का कन्विक्शन हो जाता है किसी ऐसे क्राइम से रिलेटेड जिसमें ऑफेंस 2 साल या उससे अधिक है तो भैया तत्काल प्रभाव से ना ये पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। मतलब इनकी जो सीट है वो वहीं पे इनसे छीन ली जाएगी। और ये भी बोला गया है जो सेक्शन 8(4) में आप लोग ये प्रावधान लेकर आए कि 3 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा जिसके माध्यम से आप जो है हायर कोर्ट में उस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। आपको कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं दिया जाएगा। इमीडिएट इफेक्ट से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर आपका कन्विक्शन 8(3) के तहत होता है। तो ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में कहा गया था। उसके बाद हमारे पास आता है मनोज नरूला वर्सेस 2014 का केस। इस केस में कहा गया कि देखो भाई कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हो, तो क्या हम उस व्यक्ति को मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं सेंट्रल या स्टेट लेवल पे। तो आर्टिकल 75 को कोट करते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, क्या पावर है कि वो मिनिस्टर्स को चूज कर सकते हैं। तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के किसी भी व्यक्ति को चूज ना करें टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि हम ये प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट ना करवाएं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो या जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हों। तो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की है। ये उनके ऊपर इम्प्लाइड है कि वो अच्छे लोगों का ही चुनाव करें। मनोज नरूला के केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया था। उसके बाद हमारे पास एक और केस आता है 2015 का, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन केस कहा जाता है। यहाँ पे भी कोर्ट के सामने सवाल ये आया कि कोई भी MP या MLA अगर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 को कोट करते हुए कोर्ट ने कहा कि देखो भाई डिस्क्वालीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस फ्रेमिंग, ऐसा तो कोई लॉ अभी तक नहीं है और हम ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा हमारे पास पहले से सेक्शन 8 मौजूद है जो कहता है कन्विक्शन होगा तो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसीलिए कोर्ट ने बोला भी था कि पार्लियामेंट को ध्यान रखना चाहिए, उनको कुछ ऐसे लॉज लेकर आने चाहिए जिससे हम क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर कर सकें, क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर रख सकें। हम लोग रूल नहीं बना सकते, लेकिन ये काम किसका है, पार्लियामेंट का है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। उसके बाद आता है हमारे पास 2020 में राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस
सुनील अरोड़ा का केस। इसमें कहा गया था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनके लिए ये मैंडेटरी प्रावधान है कि जिस भी कैंडिडेट को वो चूज करते हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, उनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स को ये अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएं, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी पब्लिश कराएं। वो डिस्क्लोज करें कि कौन कौन से एसेट्स उनके पास है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, इन सारी जानकारी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को चूज करते हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आपने उस व्यक्ति को क्यों चूज किया है ये भी आप बताएंगे। आप ये भी बताएंगे कि आप जिन जिन कैंडिडेट्स को चूज कर रहे हैं उनको चूज करने के पीछे का रीजन क्या है। ये रीजन में ये मत कह देना कि इनको चूज करने की वजह से हमें अच्छा वोट बैंक मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहना है। आपको जो भी रेफरेंस देना है वो क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट और मेरिट के बेसिस पे देना है। ऐसा 2020 में रामबाबू सिंह ठाकुर के केस में कहा गया था। फिर हमारे पास आता है 2025 में केस वी सेंथिल बालाजी केस। इसमें कहा गया था कि देखो भाई, अगर कोई भी मिनिस्टर के ऊपर फाइनेंशियल स्कैंडल हो जाता है, मतलब उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं कि वो फाइनेंशियल स्कैंडल किया है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को अपनी ऑफिस कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनोज नरूला केस को कोट करते हुए कि देखो, जब भी आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना। आप रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेंगे। फिर सेकंड प्रिंसिपल में कहा गया गुड गवर्नेंस के बारे में। कहते हैं गवर्नमेंट का काम है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, वो प्राइवेट गेन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान दे। थर्ड पॉइंट में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट को बिल्ड करिए। जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको हाई मोरालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये लोग किसी भी प्राइवेट इंटरेस्ट को फुलफिल करने के चक्कर में पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस ना करें, ऐसा वी सेंथिल बालाजी केस में कहा गया था। और ये तो काफ़ी चर्चित केस है, दिल्ली लीकर केस, अरविंद केजरीवाल जी का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल तो दे दिया था, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर की ऑफिस में एंटर नहीं करेंगे, आप दिल्ली सेक्रेटरीट के ऑफिस में एंटर नहीं करेंगे, आप कोई भी ऑफिशियल फाइल या डॉक्यूमेंट को तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से क्लियरेंस ना मिल जाए, आप कोई पब्लिक कमेंट नहीं देंगे, आप किसी भी कोर्ट हियरिंग को मिस नहीं करेंगे। इन रेस्ट्रिक्शंस का पर्पस बस इतना था कि ट्रायल प्रोसेस जो है वो फेयर रह सके, एविडेंस के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो। तो आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए हमारा 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस समय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। इस कमेटी को पार्लियामेंट खुद ही सेटअप करती है। इसमें दोनों हाउसेस के कुछ मेंबर्स होते हैं जो बिल के सब्जेक्ट पे और पूरे बिल पे स्क्रूटनी करते हैं। जैसे ही उनका काम समाप्त होता है वैसे ही ये ऑफिस या ये कमेटी डिसॉल्व कर दी जाती है। दोस्तों, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक तरफ पब्लिक मोरालिटी को अपहोल्ड करने की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करने की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी जैसे लीगल प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को चैलेंज करता है। आपका क्या मानना है, ये बिल क्लीन पॉलिटिक्स के लिए एक बोल्ड स्टेप होगा या ये एक पॉलिटिकल वेपन बन सकता है? जाते जाते मैं राजेंद्र प्रसाद जी की एक लाइन कोट करना चाहूंगी जो उन्होंने डेमोक्रेसी के लीडर्स के लिए कही थी। उनका कहना है कि असली लीडर वही है जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो, विजन क्लियर हो और जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस ना करे। आपका क्या मानना है, हमारी डेमोक्रेसी आज भी ऐसे लीडर्स को नर्चर कर रही है? अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर साझा करें। अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके QR कोड्स आपको दिख रहे होंगे, इसको स्कैन करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।